Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medicos. Today we are going to discuss about the topic glycolysis, which is very important for university examination. So without any delay, let's start the topic. We are going to discuss about glycolysis. So what do you mean by glycolysis? Glyco word signifies glucose and lysis word signify breakdown. ग्लाइकोलाइसिस रेफर टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं. ग्लूकोज क्या है? हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो वो हमने इसमें क्या डिस्कस करना है कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल कैसे रही है. तो इसमें हम क्या करें, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे टू मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दो मोलिक्यूल क्यों बने हैं पायरुविक एसिड के. ग्लूकोज हमारा क्या है, एक 6 कार्बन मोलिक्यूल है, और जो हमारा पायरुविक एसिड है ये हमारा 3 कार्बन ऑफ मोलिक्यूल है. तो अगर हमें दोनों साइड इक्वलाइज करना है तो हमें पायरुविक एसिड के 2 मोलिक्यूल जब बनेंगे तभी तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड का मोलिक्यूल बन पाएगा ना. तो ग्लूकोज हमारा क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड मोलिक्यूल है, और पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन का. तो एक ग्लूकोज से हमें कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 मोलिक्यूल. ग्लाइकोलाइसिस क्या है हमारा, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी. एरोबिक में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ग्लूकोज एरोबिक पाथवे में होगा, मतलब कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा टू मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. और जब एनारोबिक होगा तब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में. अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, जो सेल होता है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, वहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है. और 2 जगह कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस यूज होता है, जब हम फर्मेंटेशन करते हैं शुगर की वहाँ पे, और यीस्ट की फॉर्मेशन में. अब हमें देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेट कैसे होता है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को फेवर कौन कौन करता है और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को इनहिबिट कौन कौन करता है. अब इसमें हमारे 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें है इंसुलिन और ग्लूकागोन, और 3 एंजाइम्स हैं, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज. जो 2 हार्मोन हैं हमारे इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं. तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करवाता है, मतलब कि ग्लूकोज का अपटेक करवाता है बॉडी में, कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल सके. तो ये क्या करेगा, फेवर करेगा ग्लाइकोलाइसिस को. जो हमारा ग्लूकागोन है ये क्या करवाता है, जो हमारी ग्लूकोज का लेवल है ये इंक्रीज़ रखता है ब्लड में. तो ये क्या करवाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब उसका अपटेक हो रहा है और ब्लड में से वो डिक्रीज़ हो रहा है और एनर्जी मिल रही है, तो ग्लूकागोन हमारा क्या करवाएगा, इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को इनहिबिट करवाएगा. अब हमारे आ जाएंगे 3 एंजाइम्स. हेक्सोकाइनेज, जिसमें क्या है, इस एंजाइम को फेवर कौन करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस एंजाइम को फेवर करता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस एंजाइम को इनहिबिट करता है. सेकेंड हमारी आती है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज. इसमें क्या है, जो हमारे एडीपी और एएमपी हैं ये क्या करेंगे, इसको फेवर करेंगे कि आगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इनिशिएट होता रहे कंटिन्यू होता रहे. और जो हमारे एटीपी और सिट्रेट हैं ये इनहिबिट करवाता है. हमारी बॉडी में एनर्जी की मेन फॉर्म क्या होती है, एटीपी. अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी तो हम इन एंजाइम को क्या करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे, ताकि क्या हो, हमारी बॉडी में और एनर्जी ना मिले. और अगर एनर्जी की डेफिशिएंसी है, एडीपी एएमपी है, तो ये क्या करवाएंगे, फेवर करवाएंगे कि बॉडी को क्या चाहिए है, और एनर्जी चाहिए है, तो इन एंजाइम को क्या करेंगे, फेवर करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सिग्नलिंग देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एंजाइम्स आगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को और फास्ट करवाएंगी, ठीक है, फेवर करवाएंगी, हम ये भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारी आती है पाइरुवेट काइनेज. पाइरुवेट काइनेज में भी सेम है, एडीपी एएमपी फेवर करवाएंगी और एटीपी क्या करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा. सो नाउ वी विल मूव टू द साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, हेक्सोकाइनेज.
ग्लूकोज, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किस एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। इसको फेवर कौन करता है, ये मैंने पहले ही बताया था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं ये क्या करेंगे, फेवर करेंगे। जो रेड कलर से मार्क किए हुए हैं ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होता है और फिर क्या होता है, उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उस प्रोसेस में बाहर निकलते हैं, मतलब फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर क्या करता है, कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन कौन करता है, स्टिमुलेट, एडीपी और एएमपी। हम इंसुलिन और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। इनहिबिट कौन करता है और इस एंजाइम को, एटीपी, सिट्रेट एंड ग्लूकागोन। अब फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट हमारा क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सेम इस प्रोसेस में भी क्या होता है, एक एटीपी यूज़ होता है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है DHAP में, मतलब कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और GLAP मतलब कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों हमारे क्या हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। तो एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 GLAP या फिर 2 DHAP बन सकते हैं, या फिर एक DHAP और एक GLAP में बन सकते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, कन्वर्जिबल होते हैं, मतलब कि DHAP कन्वर्ट हो सकता है GLAP में और GLAP कन्वर्ट हो सकता है DHAP में विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 1 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ है, एल्डोलेज में, विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है किस में, DHAP में और GLAP में। अब हमारा GLAP किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, GLAP डिहाइड्रोजिनेज, विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, GLAP डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रोसेस में हमारे क्या यूज़ होते हैं, 2NAD + 2PI और क्या फॉर्म होता है, 2NADH। 2NADH में कितने एटीपी मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6। कैसे होंगे, जो एक NADH मॉलिक्यूल है ये कितने एटीपी देता है, 3। तो अगर 2 NADH मॉलिक्यूल होंगे तो ये कितने मॉलिक्यूल देंगे, 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा 2 ADP और 2 ऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ होंगे और 2 ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब तक हमारे कितने टोटल ATP हो चुके हैं, 2 NADH में हमारे थे 6 ATP और अब ये हमारे 2 ATP बने, तो टोटल कितने हो गए हैं, 8 ATP। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, किस में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, किस एंजाइम की हेल्प से, इनोलेज की हेल्प से। फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारा कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, जिसमें क्या यूज़ होगा, 2 ADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो फॉर्म करेंगे 2 ATP। इसमें हमारी कौन सी एंजाइम यूज़ होती है, पायरुवेट काइनेज, जिसको कौन कौन फेवर करेगा, ADP और AMP, और इनहिबिट कौन करेगा, ATP। अब जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, एरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, वो तो हमारा कहाँ तक होता है, सिर्फ पायरुवेट तक। इसके बाद हमारी TCA साइकिल स्टार्ट हो जाती है। पर अगर एब्सेंस होती है हमारे पास ऑक्सीजन की और एनएरोबिक पाथवे होता है तो उसमें क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन लैक्टेट। अब अगर नॉर्मल प्रोसेस होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, फिर TCA साइकिल होगी, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, फिर हमारे 36 ATP मिल जाते हैं, टोटल ये होती है। पर अगर एब्सेंस होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट लैक्टेट में, एनारोबिक पाथवे में। अब हम बात करते हैं कि टोटल ATP की फॉर्मेशन कितनी होती है। पहले हम बात करते हैं एरोबिक पाथवे की,
एरोबिक पाथवे में हमारी टोटल एटीपी कितनी बनती हैं? 10। हम काउंट करते हैं कैसे 10 एटीपी बनी है। एक NADH में हमारी कितनी एटीपी होती हैं? 3। 2 NADH हुए हैं तो कितनी एटीपी होगी? टोटल 6। नेक्स्ट हमारी 2 एटीपी हैं, इस स्टेप में 8 एटीपी फॉर्म हो गई। और नेक्स्ट है हमारी इस स्टेप में जिसमें 8 + 2 10 एटीपी। टोटल कितनी एटीपी फॉर्म हुई है? 10 एटीपी। और जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमारी कितनी एटीपी यूज़ हुई हैं? 1 एटीपी और 2 एटीपी। तो टोटल हमारी कितनी थी? 10 एटीपी। यूज़ हमारी हुई है 2 एटीपी। नेट कितनी बच गई है हमारी? 8 एटीपी। और जो हमारा एनारोबिक पाथवे है इसमें क्या हुआ है? हमारा 2 NADH यूज़ हुए हैं। कौन से वाले 2 NADH कैंसल आउट हो जाएंगे अब हमारे? ये जो हमारे यहाँ पे फॉर्म हुआ था और ये यहाँ पे यूज़ हो गया, तो हमारे पास कितने बचे? सिर्फ एक तो ये वाला एटीपी और एक ये वाला एटीपी। टोटल कितने बच गए हमारे पास? 4 एटीपी, जिसमें से 2 ऊपर यूज़ हो गए। तो नेट एनारोबिक में हमारे पास कितने बचे हैं? 2 एटीपी। और एरोबिक में हमारे पास कितने बचे हैं? 8 एटीपी। अगर हमारे पास बात होती है टोटल एटीपी की एरोबिक में, तो वो है 10 एटीपी। और एनारोबिक में टोटल कितने फॉर्म हुए हैं? 4 एटीपी। और दोनों में 2-2 एटीपी ऊपर यूज़ हो रही हैं, ग्लूकोज वाले स्टेप में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाले स्टेप में। तो नेट एटीपी हमारे पास कितनी बची हैं? अगर एरोबिक की बात करते हैं तो 8 एटीपी बची हैं। अगर एनारोबिक की बात करते हैं तो 2 एटीपी बची हैं, क्योंकि ये जो 2 NADH है कैंसिल आउट हो गए हैं। 2 NADH वहाँ पे फॉर्म हुए थे, तो यहाँ पे लैक्टेट वाले स्टेप में वे कैंसिल आउट हो चुके हैं। So thank you for watching my video. Please subscribe to our channel. That's the completion of the topic.